हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में नॉलेज अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य की जो विधाएँ थी, जिसमें मैंने पहले ही 3 उसके जो पार्ट्स थे वो पढ़ा दिए थे। उपन्यास, नाटक और कहानी, इन तीनों को बता दिया था मैंने कि इसकी डेफिनेशन और इसके जो प्रकार होते हैं, इसके तत्व होते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे जो विधाएँ हैं वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधाएँ हैं? 3 हमने विधाएँ पढ़ ली हैं, 4th है आपका एकांकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अंक वाली नाट्य रचना को एकांकी कहते हैं। इसमें किसी एक घटना को संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि बातचीत के द्वारा। घटना यानी कि जो आपस में जो कैरेक्टर होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, बस उन्हीं को दर्शाया जाता है कि उन्होंने आपस में क्या क्या बात किया है। तथा इसे भी अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि ड्रामा के तौर पे दिखाता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर को क्या चीज़ें बोलेगा। वैसे ही एकांकी में भी होता है। हिंदी नाट्य साहित्य की एकांकी का एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें नाटक के समस्त तत्व होते हैं, लेकिन रचना विधान व दूसरे तत्वों में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जिनकी वजह से साहित्य शास्त्रियों ने एकांकी को साहित्य की एक पृथक विधा मान लिया है। ये नाटक के जैसे ही होता है, लेकिन फिर भी ये नाटक से थोड़ा सा अलग होता है। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे आपके। विधाओं में से किसी भी एक विधा का, या तो नाटक, एकांकी, उपन्यास, या आपका आ जाएगा आलोचना आ सकता है कि आप इसकी परिभाषा बताइए। तो हम एकांकी का अर्थ हम परिभाषा देखते हैं कि एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा तथा कुछ ही पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए मात्र एक ही प्रभाव की सृष्टि की जाती है। एक अंग वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के समान इसके वर्तमान में समय में मनुष्य के पास पूर्व की भांति प्रचुर अवकाश नहीं। अपनी व्यस्तता की वजह से महाकाव्य एवं मोटे उपन्यासों को पढ़ने तथा नाटकों को देखने हेतु से पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसीलिए थोड़े समय में पढ़ी जाने वाली कहानी व खेल एकांकियों के प्रति उसका झुकाव स्वाभाविक ही है। एकांकी के तत्व कौन से हैं? देखिए, एकांकी के हैं कथा वस्तु है, पात्र तथा चरित्र चित्रण है, भाषा शैली कौन सी होती है वो देखना पड़ता है, देश काल तथा वातावरण और रंग मंचीयता, और साथ ही में आपका होता है संवाद मतलब बातचीत। देखिए, आपका पहले है कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब ये है कि उसको किसके आधार पे दिया गया है, उसमें जो कहानी है उसका उद्देश्य क्या है, कैसे प्रभावशाली लोगों के ऊपर वो प्रभाव अपना छोड़ता है, ये प्रभाव डालता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पहला इसमें बताया गया कि कथानक या कथा वस्तु को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रारंभ, विकास तथा चरमोत्कर्ष। यानी प्रारंभ में शुरुआत, विकास जब कहानी बीच में उसको बढ़ाया जाता है, और चरमोत्कर्ष का मतलब होता है कि इसमें जो कहानी है वो लास्ट में क्या होती है। पात्र तथा चरित्र चित्रण में आप देख सकते हैं कि आप इसमें दिखाया जाता है कि जो पात्र हैं और जो चरित्र चित्रण है वो किसके आधार पर किया गया है, उनकी परिस्थिति कैसी है, उनको क्या बोलना है, सौभाग्यता कैसी है। तो सबको अपने अपने हिसाब से पात्र और चरित्र चित्रण दिए जाते हैं। भाषा शैली क्या होनी चाहिए, वो तो कहानी के अनुरूप होता है। तो भाषा शैली में हम देख लेंगे कि एक जैसी विषय वस्तु के आधार पर ही कहानी लिख सकती है, तथा एकांकी भी काव्य भी लिखा जा सकता है, एक नाटक भी लिखा जा सकता है, लेकिन उन विषय वस्तु को कभी अपने तरीके से अर्जित करेगा तथा नाटककार अपने तरीके से अर्जित करता है। मात्र संवाद में लिखी कहानी की भाषा शैली एकांकी की भाषा शैली नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नाटकीय तत्व नहीं रहता है। एकांकी की भाषा शैली के संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भाषा का जो उपयोग होता है पात्र की शिक्षा, संस्कृति, वातावरण आदि परिस्थितियों के अनुरूप ही होना चाहिए। देश काल मतलब कि जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ की जगह है वो कैसी है, जो घटना वहाँ पे घटना घटी है, यहाँ पे वो उसको दर्शाया जा रहा है, तो वो वहाँ का जो देश काल है, वातावरण है, वो कैसा है। ठीक है। उसके बाद है आपका रंगमंचिता है, मतलब कि वहाँ कहानी को कहाँ पे दर्शाया जा रहा है। रंगमंच, साज सज्जा, यानी कि कैसी साज सज्जा है। अगर जैसे कि होता है कि किसी राजा की एंट्री हो रही है, तो दिखाता है कि महल है, महल में बहुत सारे नौकर हैं, वहाँ पे सीट रखी हुई है, आसपास लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो ऐसे दिखाया जाता है कि रंगमंचिता, या जैसे कि हम देखते हैं कोई भी नाटक, तो उसमें दिखाया जाता है कि पूरा रंग जो मंच होता है वो सजा होता है। जब वहाँ से कोई पात्र आता है तो लोग तालियां बजाते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो ऐसे ही रंगमंचिता होता है प्रभावशाली बनाने
के लिए संवाद बातचीत कैसी होनी चाहिए। संवाद के द्वारा ही एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो पात्र है, 2 पात्र हैं, उनकी अलग-अलग अपनी बातें होती हैं कि तुम्हें ये बोलना है और मुझे ये लाइन बोलनी है। तो इसमें संवाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद आपका आता है आलोचना। आलोचना में देखिए किसी का होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से परखा जाए, यानी कि अगर कोई इसकी गलती है या सही, कोई चीज़ गलत है, कोई इन्होंने लिखा है कुछ गलत है या उसमें कुछ सुधार करना है, तो क्या करना है, हमें ठीक से उसको पढ़ना पड़ेगा। जब हम उसको सही से पढ़ेंगे तभी हम किसी चीज़ की आलोचना या उसको समझा सकते हैं। ठीक है, समीक्षा करना यानी कि किसी भी चीज़ को सही करना, सही से उसको पढ़कर उसकी जो गलतियाँ है उसको बताना, आलोचना या समीक्षा या समालोचना होता है। किसी कृति के गुण दोषों को सम्यक विवेचना करने को ही आलोचना कहा जाता है। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को अच्छी तरह देखना। किसी वस्तु को अच्छी तरह देखने से उसके गुण दोष प्रकट होते हैं। बिल्कुल, आलोचना के लिए समीक्षा एवं समालोचना शब्द में भी चलन है। हिंदी आलोचना अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द का अर्थ बन गया है। क्रिटिसिज्म मतलब किसी को क्रिटिसाइज हम जब ही करेंगे, जब ही कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता हो, उसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें पता हो, तभी हम किसी चीज़ का हम किसी चीज़ को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय काव्य चिंतन के क्षेत्र में सैद्धांतिक व शास्त्रीय आलोचना का विशेष महत्व रहा है। हमारे यह पक्ष अत्यधिक समृद्ध और पुष्ट है। हिंदी में आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में ही हो गया था। ठीक है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखते हैं। आलोचना की परिभाषाएं देख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों व दोषों का विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी, हमें समझ में नहीं आया या हमें पसंद नहीं आया और हमें उस लाइन को देखकर बहुत ही अच्छी हमारी अपनी तरफ से कोई एक विचार प्रकट हुए या हमें कोई विचार आ गया कि आप इस लाइन की जगह इस लाइन को ऐड कर सकते हैं, तो अपनी बातों को, अब उन चीज़ों को पढ़कर और अपनी बातें आगे रखना ही क्या होता है, इसमें आलोचना हम कर सकते हैं या समालोचना कर सकते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण पृथक्करण अभिव्यंजना की आलोचना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार आलोचना का कार्य कवि एवं उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। आलोचना का स्वरूप क्या होता है? आलोचना के संबंध में भ्रांतिमान धारणाएं प्रचलित हैं तथा कुछ लोग रचनात्मक साहित्य के अतिरिक्त अन्य सभी काव्य संबंधी काव्य आलोचना की परिधि में शामिल करते हैं, लेकिन वह सब वास्तव में आलोचना नहीं है। इस प्रकार साहित्य में साहित्य अनुसंधान, काव्य का इतिहास तथा काव्य के सिद्धांत भी शामिल है। इसी के आधार पर आलोचना के स्वरूप को 3 तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। पहले अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है? देखिए, अनुसंधान का मुख्य कार्य अज्ञात कथनों को खोज या ज्ञात कथनों की पुनः नई व्याख्या है। यानी कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिली, हमें किसी चीज़ को हमें ढूंढना है कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, या उस शब्द का अगर अर्थ हमें पता है तो उसको हमें अपनी बातें उसमें नई ऐड करनी होगी, उसी को कहते हैं अनुसंधान। जब एक कथन अथवा दृष्टिकोण से संबंधित नवीनता न हो तब उसे अनुसंधान की कोटि में नहीं रखा जा सकता, लेकिन आलोचना का कार्य मापदंडों के आधार पर विशेषताएं बताना, व्याख्या एवं मूल्यांकन करना होता है। उसके बाद है आपका साहित्यिक इतिहास तथा आलोचना। इतिहास का प्रमुख उद्देश्य कालक्रम में लेखक व उसकी कृतियों व व्यवस्थित एवं स्थिर परिचय देना है। आलोचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए लेखक की महत्वपूर्ण कृतियों व उन कृतियों का मूल्यांकन, संबंधी विवेचन, कृति की व्याख्या व उसकी विशेषताओं का स्पष्टीकरण करती है। ऐतिहासिक आलोचना इतिहास की पृष्ठभूमि को ग्रहण करती है लेकिन इतिहास को नहीं। इतिहास कथनों के अनुसंधान के अनुसार अपनी व्यवस्था को मान्यता व परिवर्तन व संशोधन करता है। काव्य शास्त्र आलोचना क्या होती है? कुछ विद्वान काव्य शास्त्र को आलोचना का एक प्रकार मानते हैं, किंतु दोनों में अंतर है। काव्य शास्त्र सभी काव्य में व्याप्त उसके स्वभाव, सौंदर्य व प्रक्रिया, प्रभाव इत्यादि से संबंधित नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, तो आलोचना नहीं, उन्हीं सिद्धांतों एवं नियमों को मानदंड के रूप में स्वीकार करती है। आलोचना केवल नियमों व सिद्धांतों की खोज नहीं करती, अपितु लेखक की कृतियों का मूल्यांकन भी करती है। जहाँ काव्य के नियम व सिद्धांत वर्गीकरण पर विचार किया जाता है वहाँ काव्य शास्त्र, लेकिन जहाँ कवि की कृति का मूल्यांकन होता है वहाँ आलोचना है। आलोचना का उद्देश्य क्या होता है? आलोचना का कार्य कवि व उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रस्तुत करना है। इसके लिए कृति व्याप्त गुणों का उद्घाटन व दोषों का विवेचन करना तो आलोचक का कार्य है। इसके साथ ही समस्त और अन्य कलाकृतियों मध्य उस कृति का महत्व स्थान है और यह स्पष्ट करना भी आलोचक का ही उद्देश्य है। आलोचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? साहित्य का भंडार अनंत तथा विशाल है।
साहित्य के प्रति पाठक में जहाँ अपरिमित जिज्ञासा व उसको प्राप्त करने की ललक होती है, वहीं यह उस सत्य से परिचित है कि उसे पूर्णतः पाना किसी भी पाठक हेतु संभव नहीं है। ऐसे में अच्छे योग्य साहित्य को चुनने में आलोचना सहायता कर सकती है। उत्कृष्टता का प्रकाशन आलोचना का कार्य है। इसके अलावा कवि प्रतिभाओं के विशेषताओं का उद्घाटन के पहले आलोचना करता है। कलाकृति के माध्यम से कवि के मन पर प्रकाश डालना व व्यक्तिक, सामाजिक और युग की परिस्थिति के प्रभाव को स्पष्ट करना भी आलोचना का ही कार्य समझा जाता है। यानी कि अगर हम आलोचना नहीं करेंगे या किसी की जैसे हम कॉपी चेक कराने जाते हैं मैम के पास, तो अगर उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो वो हमें सुधार के देते हैं। वैसे ही आलोचना है, जब तक उसकी आलोचना नहीं होगी तब तक हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा और ना ही हम ये समझ पाएंगे कि हमें इसकी जगह क्या ऐड करना होता है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।